नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मैनपुरी दौरा है। बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज मैनपुरी दौरा है। डिप्टी सीएम आज सुबह 11:30 बजे यानी कि लगभग 1 घंटे के बाद मैनपुरी पहुंचेंगे और भोगांव में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। मैनपुरी पार्टी कार्यालय पर करीब 1 बजे प्रेस वार्ता करेंगे डिप्टी सीएम। राज मैरिज हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक भी प्रस्तावित है। वोट के लिए डिप्टी सीएम डोर टू डोर प्रचार करेंगे, जनसंपर्क करेंगे और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में यहां जनसमर्थन मांगते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तमाम जो दिग्गज हैं अब वो जमीनी स्तर पर मेहनत करने उतर चुके हैं और चूंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है पहले चरण के मतदान का, इसके पहले ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। सुबह 11:30 बजे मैनपुरी पहुंचेंगे डिप्टी सीएम, यहां पर एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य, जहां कार्यकर्ताओं के साथ भी उनका संवाद होगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। चुनाव में बीजेपी का फिर से कमल खिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन चौपाल लगाएंगे। पीएम मोदी की पहली वर्चुअल रैली का नाम जन चौपाल दिया गया है। इसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के 21 विधानसभाओं के 98 मंडलों पर होने वाले कार्यक्रम में सीधे तौर पर 49,000 लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आगरा और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में बने वर्चुअल रैली स्टूडियो से रैली में जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली प्रदेश के 5 जिलों बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर को कवर करेगी। इसमें 21 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इस रैली का आयोजन इस तरह ही किया जाएगा कि एक स्थान पर 100 लोग लगभग जुड़कर प्रधानमंत्री का भाषण सुन सकेंगे और हर स्थान पर 500 लोग जुटेंगे। और सीधा रुक करेंगे लखनऊ का। हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े इस खबर पर। अनूप, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है मैदान फतह करने में। एक बार फिर से कमल खिलाने की तैयारी उत्तर प्रदेश में है। बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल सभा की बात करें, वर्चुअल रैली की बात करें, तो किस तरह से आज इसका पूरा आयोजन होगा, क्या कुछ तैयारियां हैं इसे लेकर? देखिए, पश्चिम में जो 5 जिले हैं वहां पर पूरी तरीके से तैयारी है। एलईडी लगाई गई है और जो यूथ है कहीं न कहीं मोबाइल से उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और हम इस वक्त भाजपा कार्यालय लखनऊ में खड़े हैं। यहाँ पर स्टूडियो बनाया गया है, आपको दिखाने की तस्वीरें करेंगे। ये वर्चुअल रैली का स्टूडियो है। प्रधानमंत्री जब उस समय जब संबोधित कर रहे होंगे तो तमाम जगह से, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या फिर डिप्टी सीएम की बात, केशव मौर्य की, या फिर दिनेश शर्मा की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, सभी लोग इस रैली में जुड़ेंगे और खासकर वो चीजें दिखाएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है और जो सरकार की योजनाएं हैं किस तरीके से, कुछ अंदर की तस्वीर दिखाएंगे। ये फ्रंट जो गेट है यहाँ पर देखिए किस तरीके से बनाया गया है और इसकी प्लानिंग किस तरीके से की गई है। जो आज की रैली काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम में जिस तरीके से अब एलईडी दिखाएंगे, ये एलईडी यहाँ पर लगी हुई है जो पूरे प्रधानमंत्री को यहाँ से देखा भी जा सकता है। जो यहाँ से संबोधन दिनेश शर्मा करेंगे वो वहां तक पहुंचेगा, जन जन तक, क्योंकि जिस तरीके से 5 जिलों में व्यवस्थाएं की गई हैं। ये स्लोगन लगाया गया है कि सोच ईमानदार, काम शानदार, फिर मांगे भाजपा सरकार। तो ये पूरा स्टूडियो है। अभी यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री वहां से वर्चुअल रैली का शुभारंभ करेंगे, वहां से चूंकि इसका नाम जन चौपाल रखा गया है, ये देखिए सामने आपको दिख रहा भी रहा होगा कि जन चौपाल में चूंकि प्रधानमंत्री सभी यूथों को और साथ ही साथ जो एलईडी के साथ साथ जो लिंक है वो लगातार यूथों को दिया गया है। यानी कहा जा सकता है कि पश्चिम में 5 जिले, 26 विधानसभाएं जो हैं उनके लोग के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में या फिर और भी बहुत सारे लोग इस पे जुड़ सकते हैं। तो एक बृहद अभियान है और भाजपा के लिए पश्चिम में एक चुनौती थी वो कहीं न कहीं अब धीरे धीरे आसान दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने वो अपने जो कद्दावर नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री, जिस जगह पर आप खड़े वहां पर ऐसे कौन से बड़े नेता होंगे जो इस स्टूडियो से लाइव जुड़ेंगे प्रधानमंत्री के साथ?
देखिए यहाँ से दिनेश शर्मा यहाँ पर बैठेंगे, चूंकि डिप्टी सीएम है, बाकी के जो आगरा से बैठेंगे, कुछ लोग वहां से मुजफ्फरनगर से, तो लगातार जो जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो उस पर जुड़ेंगे। तो खासकर सबसे जो संबोधन है, जो जन जन तक संदेश देना है, वो प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे कि जो पश्चिम में यूथ है उनको जोड़ेंगे, साथ ही साथ जो युवा वर्ग है, जो बुजुर्ग हैं, सबको संदेश देने की कोशिश करेंगे। वो तस्वीरें और दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो चौपाल का जो हिस्सा है, और साथ ही साथ लगातार की तैयारियां चल रही थी यहाँ पर। जब उस समय जब प्रधानमंत्री संबोधन दे रहे होंगे, और खासकर जो एलईडी जो आयोग से अनुमति लेने के बाद जो एलईडी लगाई गई, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़ने की कवायद है, और यही वजह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है, कोविड प्रोटोकॉल है, आचार संहिता लागू है, ऐसे में अब जो तमाम संबोधन है, रैली है, उसका भी माध्यम वर्चुअली हो चुका है। जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, इस पर भी आगे हम तमाम आपसे अपडेट लेंगे। अनूप, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का अलीगढ़ दौरा आज है। बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। खैर, इगलास और बरौली सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। 11 बजे इंदलपुर में रोड शो करेंगे और जनसंवाद भी प्रस्तावित है। 12:30 बजे गोंडा में रोड शो होगा और जनसंवाद होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12:30 बजे गोंडा में रोड शो और जनसंवाद होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। घंटाघर से टाटमेल चौराहे की ओर जा रही अनियंत्रित ई बस ने कोहराम मचाया। बस के सामने आने से करीब आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। एक स्कूटी और बाइक तो बस में फंसकर करीब 50 मीटर तक घिसटती चली गई। वहीं हादसे में 6 लोगों की जान गई है, जबकि 9 घायल हैं। देर रात तक मृतकों में केवल 3 की शिनाख्त की जा सकी है। घायलों में भी कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। कुछ घायलों को हैलट तो कुछ को घटनास्थल के पास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीधे आपको ले चलते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे हुए हैं। संसद भवन पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि आज से बजट सत्र की शुरुआत भी होने जा रही है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ इसका आगाज होगा। पीएम मोदी। नमस्कार साथियों, आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं।
लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भवन पहुंचे पीएम मोदी और मीडिया को संबोधित कर रहे थे। सत्र की शुरुआत से पहले आपको बता दें कि आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और 11 बजे यानी कि लगभग 20 मिनट बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, जिसके बाद औपचारिक शुरुआत इस बजट सत्र की होगी। और संसद भवन में प्रवेश करने के पहले पीएम मोदी जब मीडिया से बात कर रहे तब उन्होंने कहा कि हम सभी सांसदों के बीच में एक सार्थक चर्चा हो, ये इस बजट सत्र का उद्देश्य होगा। बेहद संक्षिप्त शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही। इस सत्र की शुरुआत से पहले, बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि सभी सांसदों का बजट सत्र में स्वागत है और हम एक सार्थक चर्चा की ओर बढ़े, ऐसी हमारी मंशा होनी चाहिए। कहीं न कहीं बातों ही बातों में पीएम मोदी ने विपक्षी दल से भी अपील की, जो कि सरकार को घेरने की मुद्रा में पहले से ही बैठा है। बढ़ते आगे और आपको बता दें कि कानपुर में जो बस हादसा हुआ है, इस हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जताया है और ट्वीट कर लिखा है कि कानपुर में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। परमपिता दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोक संतप्त परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति दें। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने इस घटना पर दुख जताया है। कानपुर बस एक्सीडेंट में आपको बता दें 5 से 6 लोगों की मौत हुई है। गोंडा की बात करेंगे, जहां तड़के श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप खाई में जा गिरी। पिकअप में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 40 लोग घायल हो गए। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। सभी बहराइच जिले के निवासी हैं, जो संगम स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। आपको बता दें कि हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करने और राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। और हमारे सहयोगी विपिन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या कुछ अपडेट और इस पूरी खबर पर निकल कर आया है? बताया जा रहा है कि अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जी, आपको बताना चाहेंगे कि ये सभी श्रद्धालु जो कि इलाहाबाद गंगा स्नान करने जा रहे थे और ये पिकअप में सवार थे। पिकअप में कुल 47 लोग थे, जो कि तखत लगाकर सीट बनाई गई थी और ये गोंडा के तरबन थाना से थोड़ा करीब 8 किलोमीटर आगे निकले थे, जहां पर एक मोड़ है और उस मोड़ पे इनकी जो पिकअप थी वो खाई में जा गिरी। वही आपको बताना चाहेंगे, ये दुर्जनपुर घाट का मोड़ है। यहाँ पे आए दिन हर महीने में एक दुर्घटनाएं जरूर होती है। पिछले कुछ बिल्कुल इन हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही और यही बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। प्रियंका गांधी डोर टू डोर कैंपेन करने जा रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए प्रचार करेंगी प्रियंका और नोएडा में 1 बजे प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी। नोएडा के आमजनों से कई समूहों में मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी चर्चा भी करेंगी। तो नोएडा से बड़ी खबर, प्रियंका गांधी 1 बजे प्रचार करेंगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 जनवरी यानी कि आज आगरा के दौरे पर हैं। सीएम यहां जनपद में देहात की 3 सीटों पर प्रत्याशी के लिए वोट अपील करेंगे। मुख्यमंत्री पीएम मोदी की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के चलते अब सबसे पहले फतेहपुर सिकरी जाएंगे, उसके बाद फतेहाबाद जाएंगे, आखिर में वो एतमादपुर पहुंचेंगे। कार्यक्रम में बदलाव होने से बीजेपी कार्यकर्ता देर रात तक इस बात को लेकर कंफ्यूज भी रहे थे और हमारे सहयोगी प्रदीप रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। प्रदीप, निश्चित तौर पर काफी अहम दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा का होने वाला है। कब तक पहुंचेंगे और क्या कुछ पूरा शेड्यूल यहां पर निर्धारित उनके कार्यक्रम का? आज ही बता दें कि
जो आगरा में विधानसभा है उसमें से ये जो 3 विधानसभा में यहाँ पर ये प्रचार प्रसार और अपने प्रत्याशी को विजयी मंत्र देने के लिए और जनता से सीधे संवाद करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर मिनी छपरौली के नाम से मशहूर किरावली क्षेत्र है, यहाँ पर पूर्व सांसद और भाजपा प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल के लिए यहाँ पर वोट मांगेंगे। इसके बाद वो यहाँ से फतेहाबाद जाएंगे और फतेहाबाद के बाद वो यहाँ से एतमादपुर की विधानसभा है वहां पर जाएंगे। और तो जो उसके सुरक्षा को लेकर काफी इंतजाम किए गए हैं। आप देखें लगातार यहाँ पर तैयारी की जा रही है सीएम के कार्यक्रम को लेकर। तो लगातार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री यहाँ आगरा को लेकर महत्व रखते हैं और आगरा आने से पूर्व उन्होंने ताबड़तोड़ 6 ट्वीट किए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर काफी अहम दौरा उनका ये माना जाएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप हमसे जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज नामांकन दाखिल करेंगे और सैफई से मैनपुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। करीब सुबह 11:30 बजे नामांकन करेंगे अखिलेश। मैनपुरी के करहल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अखिलेश यादव। आपको बता दें कि मैनपुरी के करहल विधानसभा से सपा प्रत्याशी हैं अखिलेश यादव, जो आज सुबह 11:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे और सैफई से मैनपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और करीब 11:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। हमारे सहयोगी राजमोहन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजमोहन, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन काफी अहम माना जाएगा क्योंकि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। जी सर। जी राज। जी सर, जानकारी के अनुसार बता दूं जैसे कि सपा सुप्रीमो यानी कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज 11:30 बजे मैनपुरी सदर पहुंच के नामांकन करेंगे। नामांकन दाखिल करने के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। जानकारी के अनुसार जिस तरीके से ज्ञात हुआ है कि अभी सैफई में स्थित है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 11:30 बजे नामांकन करेंगे यहाँ पर मैनपुरी सदर। बिल्कुल, आपसे आगे भी इस पर अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजमोहन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के चुनाव में 727 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए जाने के बाद आज नाम वापसी होगी। नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके बाद ही तय होगा कि 70 विधानसभा सीटों पर कितने उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर में आए 750 नामांकनों में से 23 रद्द कर दिए गए हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से आज इन सभी को नाम वापसी का मौका दिया जाएगा। नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। वहीं इसके बाद यह भी देखने को होगा कि जिन बागी नेताओं ने नामांकन किया था, पार्टी उन्हें कहां तक मनाने में सफल हुई है। और प्रति विधानसभा औसतन 9 प्रत्याशी पिछले चुनाव भी मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार के आंकड़ों के हिसाब से प्रति विधानसभा ये औसत बढ़ने का अनुमान है। और सीधा रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी देहरादून से अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, कहीं ना कहीं अंतिम प्रक्रिया हो चुकी है नामांकन की और इसके पहले कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती ये भी है उन पार्टियों के लिए जो अभी तक रूठों को मना नहीं पाई है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 70 विधानसभा सीटों को लेकर 750 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 23 की अगर बात की जाए वो अलग अलग कारणों के चलते रिजेक्ट हो चुके हैं। तो जो फाइनल सूची है उसका भी इंतजार हो रहा है। चुनावी मैदान में जो बचे हैं वो उनकी संख्या 727 है और इसमें सबसे बड़ी बात उन बागी नेताओं की है जिनको मनाने का काम दोनों ही मुख्य संगठनों की तरफ से लगातार जारी है। और इसमें जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो सत्ताधारी दल भाजपा के लिए है, जिसको 60 पार का नारा देना जरूर है, लेकिन वो कैसे 60 पार के नारे को लेने का काम करेगी, इसके लिए उनकी तमाम तरह की परेशानियां हैं वो बढ़ने लगी हैं। भाजपा के लगभग अलग अलग सीटों पर 2 दर्जन के करीब बागी प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में इनकी संख्या काफी कम है और काफी हद तक कांग्रेस अपने नेताओं को मनाने में कामयाब भी रही है। लेकिन भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा की बातचीत लगातार चल रही है, लेकिन जो रूठे हुए लोग हैं जिन्होंने नामांकन किया है वो इतनी आसानी से मानने को राजी नहीं है। हालांकि 2 से 3 सीटों पर बीती रात को ये बात की जानकारी सामने आ रही थी कि ये बागी जो नेता थे वो मान चुके हैं, लेकिन वो नाम वापसी लेते हैं या नहीं इसका इंतजार हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय रखा गया है। दोपहर 3 बजे तक कितने बागी लोग नाम वापसी लेते हैं उसके बाद जो फाइनल सूची है वो जारी होगी और इसके बाद ही तय हो पाएगा कि कौन लोग मैदान में है और कौन चुनावी मैदान से बाहर हो चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अजीत इस तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते आगे, मतदान की तिथि निकट देख कांग्रेस ने चुनाव प्रचार को गति देनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 फरवरी को देहरादून आएंगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 5 फरवरी को देहरादून और हरिद्वार आएंगे। यहां से ये दोनों नेता सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी अपने स्टार प्रचारकों की घोषणा तो नहीं की, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के उत्तराखंड दौरे बढ़े हैं। आपको बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तराखंड का दौरा कर कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव के लिए जोश भरा था। इस कड़ी में अब 2 फरवरी को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी देहरादून दौरे पर आ रही हैं। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए उनका कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।